हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आइडियल एजुकेशन पॉइंट एंड सेल का स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शंस पढ़ रहे थे. ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स के सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. पार्ट थर्ड है आज. ठीक है, सो हमने कल बात की थी न्यूक्लियस की. ओके, एक बार वापस से करते हैं. सेल के अंदर एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये जो लेयर होती है इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड. ठीक है, जितनी भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की या सेल ऑर्गेनल्स की, वो लिपिड्स की बनी हुई होती है. ठीक है, एंड कुछ सब्सटेंस जो होते हैं जो लिपिड के अंदर मिक्स हो सकते हैं, वो इजीली इस पार से उस पार जा सकते हैं. लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो लिपिड सॉल्युबल नहीं होते हैं, एंड लिपिड सॉल्युबल नहीं होते हैं तो वो लिपिड लेयर को पार नहीं कर सकते हैं. ऐसे प्रोटीन्स के लिए बीच बीच में कुछ प्रोटीन्स या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो उन सब्सटेंसेस को अंदर लाने में और बाहर ले जाने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. What is the function of nucleus? It carries chromosomes. It is also known as brain of the cell because it carries chromosomes and chromosomes carries genes. Genes are responsible for all functions of cell or production of all the things which are present inside the cell. Okay? तो इस वजह से इसको बोला जाता है क्या? सेल का ब्रेन. ठीक है, वन मोर थिंग कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. ठीक है, एक होते हैं ऑटोसोम्स एंड दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है, ऑटोसोम जो होते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके क्रोमोसोम नंबर 22 तक. इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन सेल तो क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके क्रोमोसोम नंबर 22 तक ऑटोसोम्स होते हैं. मीन्स ऑटोसोम पेयर फॉर्म में होते हैं. क्रोमोसोम नंबर 1 2 टाइम, क्रोमोसोम नंबर 2 2 टाइम. ठीक है, एंड सेक्स क्रोमोसोम X एंड Y. ठीक है, अभी अगर हम सेल की बात करें तो सेल भी दो टाइप की होती है. एक होती है सोमैटिक सेल और दूसरी होती है जर्म सेल. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल, वो भी यहीं पे देख लेते हैं. ठीक है, सोमैटिक सेल में जो डीएनए कंटेंट होता है वो हैप्लॉइड होता है. ठीक है, हैप्लॉइड का मतलब है 22, 1 से लेके 22 तक सिंगल क्रोमोसोम होगा इस तरीके से 1 2 3 4 एंड सो ऑन 22. ठीक है, एंड उसके अलावा या तो X होगा. ठीक है, अगर हम एग सेल की बात करें, एग सेल की, एग सेल मतलब फीमेल. फीमेल जो है, फीमेल का जो जेनेटिक मतलब फीमेल गैमीट का जो जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 22X हो सकता है सिर्फ और सिर्फ. ठीक है ना, जो मेल जर्म सेल है, ठीक है, उसका कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप का हो सकता है. 22 ऑटोसोम या तो X क्रोमोसोम होगा, 22 या तो Y क्रोमोसोम होगा. ठीक है, जो स्पर्म होते हैं उसके अंदर दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 22 प्लस X वाली सेल एंड 22 प्लस Y. जो फीमेल एग सेल मतलब फीमेल की जो जर्म सेल्स होती हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्फ़िगरेशन होता है. क्यों ऐसा? क्योंकि मेल का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है मेल सेल का, दैट इज 44 प्लस XY. करेक्ट. फीमेल का जो होता है जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 44XX. ओके, तो अगर इसका जस्ट हाफ किया जाएगा तो 22 प्लस X और 22 प्लस Y, इसका 22 प्लस X और 22 प्लस X एक ही चीज़ है. बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये जो क्रोमोसोम होते हैं. ओके, अब ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है? ऑटोसोम्स वो जीन्स कैरी करते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के जनरल फीचर्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, ऑटोसोम्स आर क्रोमोसोम्स विच कैरीज जीन्स which are responsible for the formation of general characters of individual like eyes, nose, hand and other proteins or cells and many more things which are present in our body or in individual body. Okay, when we talk about sex chromosome, so they carries genes
विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, कि इंडिविजुअल जो है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। मतलब कि जो वाई क्रोमोसोम है वो एक ऐसा जीन कंटेन करती है जो कि मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड जब ये एक्स क्रोमोसोम है, 2 एक्स क्रोमोसोम है, तब ये एक ऐसी प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसको हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में और क्लियर करेंगे, लाइक विच जीन्स आर प्रेजेंट एंड हाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। बात समझ में आ गई? So this was about nucleus. Now let's move on to the next cell organelle. Endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ER इन शॉर्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। इट इज ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनदर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस ER इज अटैच्ड विद द आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे ये न्यूक्लियस है अगर, तो इसके चारों तरफ से इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर जो है वो अटैच होता है, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके साथ में ऐसे छोटे छोटे डॉटेड पार्टिकल्स अटैच्ड होते हैं, दीज आर राइबोसोम्स, ओके। इनको भी सेल ऑर्गेनल की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन ये यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो क्योंकि न्यूक्लियस के साथ में ये प्रेजेंट है, ओके। अब वो पार्ट जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। व्हाई? क्योंकि mRNA से mRNA का ट्रांसलेशन होगा विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम एंड उसके बाद प्रोटीन बनेगी। तो जहाँ पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ में ही राइबोसोम अटैच है, ठीक है। यही राइबोसोम अंदर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। कैसे? अभी हम देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरीके से वर्क करता है। बेसिकली क्या है, छोटी छोटी सी वेसिकल्स बनती हैं और ये वेसिकल्स अंदर की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो राइबोसोम इसके साथ में अटैच होते हैं वो कुछ पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में अंदर की तरफ चले जाते हैं और वहाँ जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे इस तरीके की वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज, ठीक है। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज एंड फॉर्मेशन ऑफ लिपिड। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास ही प्रेजेंट होती है। किस तरीके से होती है देखो, बेसिकली अगर ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, तो इससे एक छोटी सी वेसिकल पिंच हुई, फिर छोटी सी वेसिकल पिंच हुई, इस तरीके से बहुत सारी वेसिकल्स आपस में पिंच होती हैं और वो एक दूसरे से फ्यूज होती जाती है, ठीक है। फ्यूज होने के बाद वो एक सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक लार्ज लॉन्गिट्यूडिनल वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है। ऐसी ही होती है गोल्गी बॉडी, इस तरीके की, ठीक है। ये जो फॉर्मेशन है ये इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पहले ये बनी, ठीक है, फिर ये एक्चुअली इसमें मैच्योर हुई है, ठीक है। स्टार्टिंग में सबसे पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था, जब ये एक कंप्लीट मतलब इतनी लंबी इतनी बड़ी बन गई कि इससे बड़ा बनना सेल के लिए ठीक नहीं था, तो फिर दूसरी गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, फिर तीसरी गोल्गी बॉडी का, फिर चौथी गोल्गी बॉडी का, ठीक है। और इसी गोल्गी बॉडी से छोटी छोटी सी वेसिकल्स जो हैं वो पिंच होती हैं, जो कि प्रोटीन्स,
लिपिड्स एंड एनी अदर सब्सटेंसेस को कैरी करती हैं विच आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। This is mitochondria. Okay. Outer membrane, inner membrane. ठीक है? This is matrix. ये जो स्पेस प्रेजेंट है इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में, इसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ओके। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का सर्कुलर डीएनए होता है, सिंगल। दिस इज व्हाट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। यहां पे F1, F0 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? प्रोटीन्स, दीज आर some proteins which are attached on the, ये जो अंदर की तरफ डीप इन्वेजनेशन है, दिस इज नोन एज क्रिस्टी। ठीक है? एंड क्योंकि इसके अंदर अपना खुद का सर्कुलर डीएनए है। ठीक है? एक चीज ध्यान से समझना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, वो राइबोसोम कौन सा होता है? वो होता है 70S टाइप राइबोसोम। 70S टाइप राइबोसोम फाउंड इन द इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कि जस्ट लाइक बैक्टीरिया। ओके। इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। ठीक है? ऑटोनोमस क्यों? क्योंकि ये अपने नंबर खुद, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैपेबिलिटी है रेप्लिकेट होने की। एक माइटोकॉन्ड्रिया 2 माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट होता है, जस्ट लाइक बैक्टीरिया। बात समझ में आई? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है, उसका अपने अंदर उसके खुद के डीएनए पॉलीमरेज है, एंड इसको वो रेप्लिकेट करेंगे, और जब ये रेप्लिकेट होगा तो एक माइटोकॉन्ड्रिया 2 माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट होगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। ओके। नाउ ये व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है? व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ ATP, production of ATP take place inside the matrix of mitochondria. ठीक है? ATP means adenosine triphosphate, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसका कि प्रोडक्शन होता है मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है? किस तरीके से? उसके लिए सेल के अंदर बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सेल के अंदर आते हैं, फिर वो किस तरीके से अंदर जाते हैं, किस तरीके से उनका ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज क्रेब साइकिल चलती है पूरी। ठीक है? और प्रोडक्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और किस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट होकर और यहाँ किस तरीके से ATP का जनरेशन होता है, एक डिटेल्ड मैकेनिज्म। ठीक है? फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ATP विच इज एनर्जी, है ना? और एनर्जी हर एक काम करने के लिए चाहिए होती है, मतलब कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो सेल क्या होगी? सेल खत्म हो जाएगी। ठीक है? क्योंकि बिना एनर्जी के कोई काम किया जा सकता है क्या?
सेल के अंदर एक भी ऐसी रिएक्शन नहीं है, एक भी ऐसा कोई प्रोटीन या फिर ऐसी कोई भी सब्सटेंस नहीं है जो बिना एनर्जी के बन जाए और बिना एनर्जी के सेल का एक भी काम हो जाए, ठीक है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइसोसोम। which is the next cell organelle। शायद थोड़ा सा बेसिक बात की थी इसके बारे में। सुनने में थोड़ा सेम लगता है राइबोसोम एंड लाइसोसोम, है ना, लेकिन डिफरेंट है, ओके। राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ओके, बट लाइसोसोम it is a single membrane bound vesicle, ठीक है, which contain enzymes that are known as hydrolase, ठीक है। हाइड्रोलेजेस एंजाइम जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो एंजाइम जो कि किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। अगर कोई डीएनए है, ठीक है, डीएनए को अगर इसके अंदर, मतलब अगर लाइसोसोम किसी डीएनए के ऊपर बर्स्ट हो जाए, ठीक है, तो वो जो डीएनए है वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी, इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स में वो डीएनए जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। सेल के अंदर भी जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो लाइसोसोम के बर्स्ट होने से छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कि बेसिक यूनिट्स जिससे सेल बनी हुई है या सेल ऑर्गेनल्स जिससे बने हुए हैं उन सब की बेसिक यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ में आई? एक्चुअली क्या होता है, हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है ऐसा है कि रेप्लिकेशन, मतलब नई सेल्स का फॉर्मेशन और पुरानी सेल का डिग्रेडेशन हमेशा चलता रहता है, ठीक है। और एक और मैकेनिज्म होती है कि अगर कोई सेल बैक्टीरिया या वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है तो दूसरी सेल के भी इन्फेक्ट होने का चांस रहता है, ठीक है। तो ये सेल का अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है कि सेल अपने लाइसोसोम को बर्स्ट कर लेती है और वो सेल जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है, मतलब कि वो सेल डेड हो जाती है, ठीक है, और वो बाकी की अपने आसपास की सेल्स को इन्फेक्ट होने से बचा लेती है। तो एक तरीके से सैक्रिफाइस कर रही है एक सेल अपने आसपास की बाकी सेल्स को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, और उसकी इस मैकेनिज्म को जो सपोर्ट करता है वो है क्या? लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम इज ऑल्सो वर्किंग इन क्लीनिंग मैकेनिज्म, ठीक है। अगर सोचो कि सेल डेथ होती रहे कंटिन्यूसली, मतलब सेल डेथ अपोप्टोसिस, ठीक है। दो टर्म होती है सेल डेथ के लिए, एक होती है अपोप्टोसिस और दूसरी होती है नेक्रोसिस, ठीक है। अपोप्टोसिस मतलब एक प्लान्ड सेल डेथ, ठीक है, कि कोई सेल इन्फेक्टेड हुई वायरस से, उसके बाद लाइसोसोम बर्स्ट हुआ, एक मैकेनिज्म हुई, लाइसोसोम बर्स्ट हुआ एंड वो सेल अपोप्टोसिस के लिए चली गई, ठीक है। नेक्रोसिस मतलब सडन एक ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कोई एसिड गिर गया, कोई चोट लग गई तो उसमें बहुत सारी सेल की डेथ हो जाती है, तो वो क्या है? नेक्रोसिस, ठीक है। अपोप्टोसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है लाइसोसोम, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो वर्क इन क्लीनिंग मैकेनिज्म। क्लीनिंग मैकेनिज्म मतलब कि जैसे क्या होता है, WBC है, WBC हमारी बॉडी के अंदर फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जो भी कचरा है उसको सबको इनकलफ कर लेती है। कोई सेल खत्म हो गई, उसके जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बचे उसको उस WBC ने अपने अंदर एनकलफ कर लिया और उसके अंदर जो डाइजेस्टेड एंजाइम थे उसको बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन WBC की जब डेथ हुई तो लाइसोसोम ने उसको क्लीन करके और उसकी बेसिक यूनिट में कन्वर्ट किया। बात समझ में आई? सो दिस इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।